जटाटवी गल ज्वर प्रवाह पावि तस्तले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, और आगे डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। अब मैं चुनौती से कहता हूं कोई डमट 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 निनाद वड्डमर वयम लिख के समझा दे। इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने, और उनकी तो अभी साइंस अब जाके पहुंची, अब एक नई जो लेटेस्ट थ्योरी आफ्टर हिग्स बोसॉन आने लगी है, आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब वेव्स हैं और पार्टिकल क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे यहां तो सदा से कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है। इसीलिए डूम की जो हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में क्या कहा गया, प्रलय। लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई। लय अस्तित्व में आई तो जगत का अस्तित्व आ गया। इसलिए सृजन भी लय से होता है, और जब तांडव करते हैं शिव तो वो भी लय के साथ करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स हो या आयुर्वेद के श्लोक हो, सब के सब लय में है। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा, इसको समझने में कई बार हमारे मन में गहरा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना होगा। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इसे गहरा तो जरूर किया, मगर दुख की बात है कि जब हम बाहर आए, मतलब स्वाधीन हुए, तो हमारे तंत्र में स्व नहीं था। इसको और ज्यादा गहरा करने का काम स्वतंत्रता के बाद हुआ। और यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कभी ध्यान दें, अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे फैक्ट्स डिक्लासिफाइड होकर विदेशों से बाहर आ गए। एक केजीबी का जासूस था जिसका नाम था यूरी बेचमेनेव, जो 70 और 60 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वो कनाडा भाग गया, और उसने बाद में वहां जाकर जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि भारत में जब वो था तो उसे काम दिया गया था कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने का काम चरणबद्ध तरीके से करना है। पहला चरण क्या था कि ऐसी व्यवस्थाओं का, वातावरण का, विचारों का निर्माण करना है कि आपको लगने लगे हमारा समाज, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ गलत। उसने उसको नाम दिया स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। 15 से 20 साल हमें स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन देना। और यह भी था, ये 15 से 20 साल क्यों, एक जनरेशन स्कूल से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है 15 से 20 साल में। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन शुरू करो उन मुद्दों को लेके जो वास्तविकता में थे नहीं, हमने क्रिएट किए। वो 15-20 साल का समय है। और जब थर्ड स्टेज क्या आएगी, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब उन आंदोलनों को हिंसात्मक और उग्र स्वरूप देना शुरू करो। एंड द फाइनल स्टेज विल बी, जिसको उन्होंने कहा स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यानी अब एक बार सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हमारे हाथ में आ गई, अब सब कुछ शांत, और उन्होंने कहा अब किसी को कुछ नहीं बोलने देना है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए हमें बहुत से शब्दों से भी बाहर निकलना होगा। आज हम बहुत शब्द सुनते हैं, लेफ्ट लिबरल। ये बताइए, लेफ्ट कभी लिबरल होता है? दुनिया में कोई कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अगर कोई लेफ्ट लिबरल कहे तो ये ऐसा लगता है जैसा वो कहे कि आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, मैं एक बहुत ही भक्त नास्तिक हूं। ऐसा ही कहना है कि लेफ्ट लिबरल हो। तो उन लोगों ने पहले लिबरलिज्म का वो उड़ाओ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब सब कुछ समाप्त। और मगर उसने कहा कि जब मैंने अध्ययन किया तो मैं तो उस संस्कृति का मुरीद हो गया, मेरे मन में तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, ये कितनी महान संस्कृति है। और उसने कहा मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात उस समय खुल जाती तो मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, सीधे मुझे समाप्त कर दिया जाता। पर मैं जो कर सकता था मैंने किया। अब आगे महत्वपूर्ण बात जो कह रहा है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, पर उसने कहा कि हम उस समय बहुत से बुद्धिजीवियों को, विचारकों को यूरोप और रूस के दौरे पर ले जाते थे, और कहा उनको लगता था कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, इस कारण लिए जा रहा। कहा हम उनको ले जाके 20 दिन 25 दिन रह के सिर्फ हमारे लोग ऑब्जर्व करते थे कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, और फिर आने के बाद हम उसका क्या उपयोग कर सकते थे वो करते थे। उन्होंने वर्ड यूज किया कि दे कंसीडर देमसेल्फ एज ए इंटेलेक्चुअल स्टारवर्ट एंड इन आवर ओपिनियन, ये उसके वर्ड हैं, दे वर द यूजफुल इडियट्स। अब आज समस्या क्या है कि बहुत से लोग ऐसे अभी भी उस बुद्धि से ग्रस्त हैं और उस विषय को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, देखिए आज कुछ भी कहें, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ने मारा है इन लोगों को। पहले व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे बहुत सी चीजें गलत हैं, पर आज इंटरनेट, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसने आपको यह अधिकार दिया, यदि आपके अंदर सत्य को अन्वेषण करने की इच्छा है
तो 80-90% तक आप सच्चाई के नजदीक केवल सर्च करके जा सकते हैं। पहले ये हथियार नहीं था तो वो अपना एक क्षत्रिय राज्य बनाने में सफल हो जाते थे, अब वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। उसी प्रकार से वो टेक्नोलॉजी से कैसे मार खाए। आप याद करिए, जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था तो पहले क्या स्टैंड लिया कि ये खाली जमीन पे बनी थी। अब उन्हें क्या पता था कि भविष्य में रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अटल जी की सरकार के समय रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई। भाई यही तो कहा था ना कोर्ट ने, खुदाई नहीं कर सकते। हमने रडार मैपिंग की, रडार मैपिंग में नीचे दिख जाता है कि समतल जमीन है कि स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर दिख गया तो हाई कोर्ट के सामने रखा गया। अब उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। स्ट्रक्चर दिख गया तो उन्होंने खाली जमीन नहीं, ईदगाह पे बना था, कोई बात नहीं। अब जब कोर्ट ने परमिशन दिया कि स्ट्रक्चर दिख रहा है तो खुदाई कर दीजिए। अब खुदाई में जब खंबे निकलने लगे तो फिर उन्होंने स्टैंड चेंज किया कि नहीं ये तो जैन मंदिर था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जब हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आप बार बार बदल क्यों रहे हैं कि खाली जमीन पे था, ईदगाह पे था। अब जब उसमें वारहा वगैरह सब निकल आए, अब वो कहते नहीं साहब ये तो खंबे लाके रख दिए गए। मतलब 72 बड़े बड़े खंबे लाके कहीं से रख दिए गए, जबकि इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी। और उसमें बस एक उदाहरण भी दे देता हूं कि कोर्ट ने उनसे यह भी कहा, देखिए जो लोग कहते हैं ना प्रमाण के आधार पे, एकदम हम तो हर चीज का प्रमाण देने को तैयार है। देखिए प्रमाण के आधार पे तय होना था, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप अपने अपने पक्ष में इतिहासकार ला सकते हैं जो प्रमाण दें। हमारे पक्ष में जो इतिहासकार थे उसमें एसपी ग्रोवर साहब, गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप और डॉक्टर हर्ष नारायण से बचपन में मुझे मिलने का भी अवसर मिला। और उधर से आप समझ सकते हैं वही सूरज भान, रोमिला थापर, डीएन झा, आरएस शर्मा वगैरह वगैरह जेएनयू ब्रांड थे। और वो अपने खुद नहीं आते थे, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जाते थे। अब देखिए वहां पर तो प्रचार नहीं चल सकता, तो कोर्ट ने कहा ये बताइए आप इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री आपका विषय है, तो उसमें से ज्यादातर लोगों ने लिख के दिखा एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं। ठीक, अब इतिहास में दो विषय होते हैं, कल्चर यानी जो आपने पढ़ा, और आर्कियोलॉजी यानी खुदाई। तो ये विषय खुदाई संबंधित था, तो पूछा गया कि आर्कियोलॉजी आपका विषय, उन्होंने लिख के दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है। अब आइए, तो दस्तावेजों का परीक्षण होगा, तो दस्तावेज दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत या फारसी। तो उनसे पूछा गया कि आपको संस्कृत और फारसी आती है, तो आश्चर्य की बात है सबने लिख के भेजा कि साहब फारसी छोड़िए हमें संस्कृत भी नहीं आती है। जबकि हमारी तरफ के जो विद्वान थे उन्हें दोनों आती थी। मैं डॉक्टर हर्ष नारायण से पर्सनली मिला हूं, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले लोग कोई फारसी का दस्तावेज देते थे और उसे ट्रांसलेट करते थे, तो वो वेरीफाई करने के लिए उनके पास जाता था कि भाई ट्रांसलेशन सही है या नहीं, हमें क्या पता क्या है। मगर उनकी महानता देखिए, यानी वो न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे। मगर कोर्ट में वो मामला चारों खाने चित्त हो गया। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अंत में यह कहना चाहूंगा कि जो पूरा क्रम है, जैसे आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में आ गए, तो पहले विष निकालना होगा, तब अमृत का साक्षात्कार होगा। और विष निकालने के लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आना होगा। हम आज दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, यह सत्य है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य है कि हम यंगेस्ट देश और मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसलिए हमारे पास ज्ञान का निरंतर सनातन स्रोत है और एक नया भविष्य की संभावना है। और यहां पे कोई कहे साहब आपने पुरानी बातें बता दी, मॉडर्न टाइम में क्या है, तो मैं मॉडर्न टाइम में भी बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें पता है, पर ये तंत्र में स्व का आभास न होने से हम भूले हुए हैं। ये बताइए, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, पर क्या 1895 में शिवकर बापूजी तलबड़े ने चौपाटी बीच के ऊपर जहाज उड़ा के नहीं दिखाया था? ये ठीक है कि हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं करा सकते थे। उन्होंने बहुत से कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया था, मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि महादेव गोविंद रानडे से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको लंदन भेज सकता हूं जहां आप अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ डिस्कस करें, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। और लोगों ने उस समय उसको जादू टोना माना था कि कोई चीज उड़ा के दिखा दी। चलिए ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय
सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है, इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन